आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, भारत देश में एक ऐसा आधर्म ग्रंथ रहा है जो समय समय पर विवादों से घिरा रहा है। जी हां साथियों, अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूं, आज़ादी से पहले जिस तरह से भारत देश में मनुवादी व्यवस्था स्थापित थी, जिस तरह से भारत देश मनुस्मृति के तहत चलता था, और जब भारत में जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी थे, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, जो आंदोलन कर रहे थे बहुत बड़े स्तर पर, और जब भारत में जॉन्स विलियम नाम का एक राइटर आया, जब मनुस्मृति को उसने संस्कृत में पढ़ा तो इसका अनुवाद उसने पहली बार इंग्लिश में किया, और जब इसका अनुवाद इंग्लिश में हुआ तो इसमें जितनी भी बातें लिखी थी तो ये बातें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और तमाम बुद्धिजीवी समाज के लोगों ने पढ़ी, और तब ये आधर्म ग्रंथ विवादों का कारण बना। जी हाँ साथियों, उसके बाद जो पहला आंदोलन भारत में मनुस्मृति के खिलाफ हुआ था वो हुआ था राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के नेतृत्व में। और उसके बाद साथियों, सबसे बड़ा प्रकरण भारत में हमें मनुस्मृति के खिलाफ जब देखने को मिला वो 30 दिसंबर सन 1927 का। जी हाँ, जब परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर की पावन धरती पर तमाम लोगों के साथ में मनुस्मृति जो आधर्म ग्रंथ है उसको जला दिया था, और पूरे देश में एक तरह से हाहाकार मच गया था। पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था उस समय तिलमिला गई थी, और खासकर जो ब्राह्मण समाज से आने वाले जो लोग थे, जो अपनी अपनी दुकानें धर्म के आधार पर चला रहे थे, उन लोगों की चूल्हे हिल गई थी। और उसके बाद साथियों, आपने देखा है और तमाम बार ये मुद्दा मीडिया में देखने को मिलता है, तमाम बुद्धिजीवी समाज के लोग इसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आज भी जिस तरह से जयपुर के हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है वो तमाम विवादों से घिरी हुई है। लेकिन विडंबना ये है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी जब भारत देश संविधान से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि तथाकथित लोग आज भी मनुस्मृति के तहत इस भारत की जो व्यवस्था है उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, आपको एक मैं बहुत बड़ा प्रकरण और बताती चलूं। आप सभी जानते हैं कि सोनी टीवी पर आने वाला एक कार्यक्रम है जिसको होस्ट करते हैं अमिताभ बच्चन जी। जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति। कुछ साल पहले साथियों, जब अमिताभ बच्चन जी के द्वारा कौन बनेगा करोड़पति में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, और उन्हीं में से एक सवाल था कि भारत में ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसको कि डॉक्टर अंबेडकर ने जलाने का काम किया था। तो साथियों, उस समय भी देश में हाहाकार मचा था, और इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन के साथ साथ में सोनी टीवी के जो डायरेक्टर है उन पे तमाम तथाकथित हिंदू संगठनों ने एफआईआर दर्ज कराने का काम किया था। और साथियों, एक बार फिर से 2024 में मनुस्मृति का जो मुद्दा है बहुत तेजी से गरमाया है, और एक बार फिर से चर्चा का विषय बना है। और चर्चा का विषय क्यों बना है, इसी विषय को लेकर मेरे साथ में आज एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है, उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूंगी कि 2024 में आखिर ऐसा क्या हुआ है, खासकर भारत की राजधानी दिल्ली में, जब फिर से एक बार जो ये ग्रंथ है मनुस्मृति इसको लेकर। आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। जी, जय भीम नवोत्थान नीलम जी। सर, जिस तरह से मैंने तमाम बातें रखी हैं, और आज हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो मनुस्मृति एक तरह से धर्म ग्रंथ लोग इसको बोलते हैं, आज क्यों विवादों में फिर से आ गया है। देखिए नीलम जी, विवादों का तो कारण ही बना ही रहेगा जब तक ये अस्तित्व में रहेगा, और इसीलिए जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को इसका दहन किया, और इस देश और इस दुनिया के लोगों को ये संदेश दिया कि ये धर्म ग्रंथ जो है कतई नहीं है, ये अधर्म ग्रंथ है। अगर ये एक धर्म ग्रंथ होता तो इसको जो है बनाए रखना चाहिए था, इसको जो है संरक्षण मिलना चाहिए था। लेकिन जो अधर्म ग्रंथ होते हैं, अधर्म ग्रंथ मतलब जो कि मानवता का कल्याण करने के बजाय मानवता का नुकसान करने के लिए जो होते हैं, तो ये मनुष्यता का किसी भी प्रकार से भला नहीं करते हैं, बल्कि ये अधर्म ग्रंथ है और मनुष्यता का जो है नुकसान करना इनका जो है उद्देश्य है। और नीलम जी, मैं आपको बता दूं कि विवादों का कारण क्या है। विवादों का कारण ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी है, यानी विधि संकाय जिसे कहते हैं, जहाँ पर कि छात्र जो हैं कानून की पढ़ाई करते हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि मनाली में एक मंदिर है, वहाँ पर लिखा गया है कि भारत का पहला संविधान, जी, भारत का पहला संविधान लिखने वाले मनु, इस तरह से वहाँ लिखा हुआ। यानी कि मनुस्मृति को जो हिंदू लोग हैं बिना उसको पढ़े, बिना उसकी जांच किए, बिना वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता की जांच किए, वे इसको धर्म ग्रंथ कहकर संबोधित करते हैं या फिर पहला संविधान कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन अगर एक संविधान की मर्यादा और उपयोगिता अगर उसके कसौटी पर
इसको परख कर देखा जाए तो इसके अंदर कोई भी ऐसी बात आपको नहीं मिलेगी जिससे कि इसको जो है एक संविधान कहा जाए या कोई कानून कहा जाए या इसको कोई धर्म ग्रंथ कहा जाए, बल्कि इसके अंदर वो तमाम बातें आपको मिलेंगी जिसको कि आप जो है इसको सिरे से नकारने के लिए मजबूर होंगी। तो सर क्या कारण रहा आज बेसिकली जिस तरह से आप लॉ फैकल्टी की बात कर रहे थे, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, उस मुद्दे पर आइए थोड़ा सा। जी नीलम जी, तो अभी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी है जहाँ पर कि छात्र जो हैं कानून की पढ़ाई करते हैं, और वहाँ पर जो कुछ प्रोफेसर्स मनुवादी मानसिकता के ही प्रोफेसर्स हैं, तो उन्होंने ये कुप्रयास किया है कि मनुस्मृति को जो है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लॉ फैकल्टी है उसके सिलेबस में उसको शामिल किया जाए। वो चाहते हैं कि इसको जो है जो विधि है उसको दर्शन मीमांसा के तौर पर इसको पढ़ाया जाए। दर्शन मीमांसा मतलब कि जो लॉ फैकल्टी के जो छात्र हैं जो कानून का अध्ययन करते हैं तो वो उसमें जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जूरिस्प्रूडेंस होता है यानी कि कानून का निर्माण जो है किन बातों के या किन सिद्धांतों के आधार पर होता है, कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वगैरह वगैरह, इसमें ये बातें होती हैं। तो उस संदर्भ में विश्लेषणात्मक तरीके से इस ग्रंथ को पढ़ाने के लिए जो है उन प्रोफेसर्स ने कुछ चेष्टा की है, और शायद प्रपोजल गया है या नहीं गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, जब उनसे मीडिया वालों ने ये सवाल किया कि भाई दिल्ली विश्वविद्यालय में अब मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी, तो उन्होंने जो है वीसी को फ़ोन किया, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो उनकी शिक्षा परिषद है, एजुकेशन एकेडमिक काउंसिल जो है, तो उसमें जो है कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो है नहीं आया है जिसमें इस तरह का कोई एंडोर्समेंट हो। तो उन्होंने कहा भाई इस तरह का जो है कोई भी अब तक जो ऐसा प्रस्ताव कुलपति के पास नहीं आया, कुलपति ने सिरे से नकार दिया है, और बल्कि ये जो है एक तरह से जो है ये उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस मामले को जो है। तो ये जो बात है, इस बात में तत्व क्या है ये जानने की आवश्यकता है। कुछ चेष्टा तो हुई है, कुछ चेष्टा अभी नहीं हुई है, कुछ चेष्टा इससे पहले भी हुई है। जब रामानुजन के जो 300 रामायण का जो पाठ्यक्रम जो लागू था तो उसको हटा दिया गया। उसके बाद जो है एक महाश्वेता वर्मा करके शायद कोई लेखिका हैं, उनका एक लघु कथा है द्रौपदी नाम से जो है, तो वो आदिवासी महिलाओं के जीवन पर जो है कुछ उनका चित्रण प्रस्तुत करती हैं, जो कि आदिवासी महिलाओं पर किस प्रकार से अत्याचार, शोषण व उनका उत्पीड़न होता है, उस बारे में वो लघु कथा कहती है। उसको हटाने का काम इन लोगों ने किया। इसके अलावा जो 2 दलित राइटर्स जो हैं उनकी पुस्तकों को जो है, उनके विचारों को दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से हटाने का काम किया गया, और उनके स्थान पर जो है सवर्ण जो समाज के जो लोग हैं उनको जो है वहाँ पर जगह दी, उनके पुस्तकों को जगह दी। तो नीलम जी इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ये किस मानसिकता के लोग हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरह का एजुकेशनल कल्चर जो है डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। सर आप तो अभी वर्तमान की घटना बता रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं और हमारे तमाम दर्शकों ने भी देखा होगा कि जिस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी 22 जनवरी को, उस दिन मतलब वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे केंद्र में भगवा झंडे चारों तरफ लहरा दिए थे, और एक तरह से मतलब पूरा का पूरा उसको छावनी बना दिया था कि कोई प्रोटेस्ट ना करे, कोई स्टूडेंट ना निकल कर आए। तो सर आज विद्यालयों में जहाँ शिक्षा का मंदिर है, जहाँ बच्चों को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पे स्थापित करने वाली चीज़ों को पढ़ाना चाहिए, उनको एक निष्पक्ष तरीके से एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से अभी आपने चर्चा की कि तमाम जो बहुजन समाज से आने वाले राइटर हैं उनके थॉट्स थे, उनकी थ्योरी थी, ये किसी का एक तरह से चरित्र चित्रण वहाँ पर व्याख्या करने की उन्होंने कोशिश की, उसको भी सिलेबस से हटा दिया, और मनुस्मृति आज फिर से कहीं ना कहीं जो एक तरह से विवादों में आया है कि कुछ प्रोफेसर चाहते हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा है। तो सर क्या लगता है, भारत का जब संविधान एक तरफ है तो दूसरी तरफ मनुस्मृति है, तो आज किस तरह से द्वंद्वात्मक स्थिति बनी हुई है भारत में? देखिए नीलम जी, जो आपने बात कही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कला संकाय है उस जहाँ पर कि अभी पीछे एक आंदोलन चल रहा था, तो उसके गेट पर जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया जय श्री राम जी। और सारे जो उसको वातावरण को जो है उसमें दूषित कर दिया गया भगवा झंडे लगा लगा के जो है। और इतना ही नहीं सर, जहाँ मेंस जो गेट है जो दिल्ली विश्वविद्यालय का, वहाँ पर बाबा साहब की मतलब बहुत बड़ी स्टैचू लगाई हुई थी, डम्मी उसकी, लेकिन वहाँ पर उस दिन आरएसएस के द्वारा और जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ प्रबंधक कमेटी के अध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे, उन्होंने बाबा साहब की तस्वीर को हटाकर वहाँ पर राम की जो स्टैचू है वो लगाने का काम किया था। नीलम जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप जो है, क्योंकि इन लोगों के पास जो है धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, और क्षमा की तो हम बात ही क्या करें, वो तो है ही नहीं, नदारद है बिल्कुल जो है।
तो अभी जिस तरह से जो है लॉ फैकल्टी में ही जो पढ़ाने की बात कर रहे हैं मनुस्मृति अधर्म नाम के ग्रंथ को जो है, तो अभी तक जो है इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया है और किस प्रकार से पढ़ाया है, इनकी सोच में कितनी नकारात्मकता है, कितना दूषितपन है, इस बात की जानकारी होना इस देश के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं कि लॉ फैकल्टी के साथ में ही बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट है जी। और बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट में बुद्धिस्ट स्टडीज़ को किस तरीके से पढ़ाया जाता है कि वहाँ से एक भी छात्र जो है बौद्ध बनकर नहीं निकलता है। जबकि दूसरी ओर जो है नालंदा महाविद्यालय का इतिहास भी है, जहाँ पर कोई भी छात्र जो है जब एडमिशन लेता था तो उससे जो है कुछ प्रश्न किए जाते थे, उन प्रश्नों का उत्तर देने पर उसको एडमिशन दिया जाता था और जब वह वहाँ से कोर्स पूरा करके निकलता था तो एक भी छात्र ऐसा नहीं था जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करके ना निकलता हो, वो बौद्ध बनकर ही निकलता था। तो ये बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के जो थ्योरीज़ हैं, ये उनके गुणों का महत्व है, जिसके कारण जो है जो भी स्टूडेंट जो है बुद्धिस्ट स्टडीज़ को करता है तो उसके गुणों को ग्रहण करने के लिए मजबूर हो ही जाता है। लेकिन वहीं पर जो है दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर वास्तव में इनकी मानसिकता ठीक है, तो अगर ये मनुस्मृति को पढ़ाना चाहते हैं तो मनुस्मृति के साथ में ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो हिंदू धर्म एक पहेली करके जो है किताब है, उसको पढ़ाने का काम करें और बाबा साहेब की जो एक क्रांति प्रतिक्रांति बुक है, उसको पढ़ाने का काम करें। सर, भारत के संविधान को ही ले लें हम, अगर पढ़ाना है तो। नहीं, भारत का संविधान तो खैर देखिए किसी भी जो धर्म ग्रंथ हैं या कोई भी परंपरा है, रीति रिवाज है, जिससे कि लोगों की उल्टी सीधी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन आर्टिकल 13 के माध्यम से ये व्यवस्था तो कर दी गई है कि ऐसी उल्टी सीधी बातों के कारण जो है किसी के मानवाधिकार, किसी के मौलिक अधिकारों पर कोई भी आघात नहीं होगा, कोई भी प्रहार नहीं कर सकता। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ये अधर्म ग्रंथ है, जो ये बातें करता है, अगर इसको वास्तव में ही इसकी बातों को प्रकाशित करना है, प्रकाशित मतलब कि लोगों के सामने उसको लेकर आना है और बड़ी ईमानदारी से लेकर आना है। क्योंकि ईमानदारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस देश में बच्चों को छात्रों को जो है बचपन से ही रामायण भी पढ़ाई जाती है, महाभारत भी पढ़ाई जाती है और रामायण और महाभारत में ये पढ़ाया जाता है कि हनुमान जी जो हैं सूरज को निगल गए। जब ऐसी उल्टी सीधी बातें उनको पढ़ाकर जो है और उनके मन को, मस्तिष्क को जो दूषित कर देते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को वहीं से ख़त्म कर देते हैं, तो उनसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं की जा सकती कि वो मनुस्मृति नाम का अधर्म ग्रंथ पढ़ाएंगे और उससे लोग जब प्रकाशित हो पाएंगे। उससे लोग प्रकाशित नहीं होंगे, बल्कि उसके अंदर जो अंधकार विद्यमान है, उसके अंधकार में और भी डूबने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए अगर इतनी हिम्मत है और ये लोग कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बाबा साहेब की कोई भी पुस्तक को जब वहाँ लागू कर सकते हैं, उसको पढ़ाएंगे नहीं, उसको जो है अमल में नहीं लाने देंगे। बुद्धिस्ट स्टडीज़ का आप डिपार्टमेंट देख लीजिए, जो बौद्ध अध्ययन केंद्र है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है, उस डिपार्टमेंट में बौद्ध धर्म की पढ़ाई बिल्कुल होती ही नहीं है और जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा ब्राह्मणवाद पढ़ा रहे हैं। अभी तक जो है बाबा साहेब की बुद्ध और उनका धम्म नामक किताब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन डिपार्टमेंट में जो है अभी तक लागू नहीं की गई है, उसको पढ़ाया नहीं जाता उसको अभी तक जो है। अभी तक उस डिपार्टमेंट में मिलिंद पन्हा नाम की किताब को नहीं पढ़ाया जाता है। अभी तक बौद्ध अध्ययन विभाग त्रिपिटक तक ही सीमित है और त्रिपिटक के भी उस हिस्से को छूता है जो कि महायानी बौद्ध साहित्य है, मतलब जो एक तरह से कर्मकांड की तरफ लेकर जाता है लोगों को। उसमें जो है कर्मकांड पढ़ाए जाते हैं। उसमें ये भी पढ़ाया जाता है, बड़ा आश्चर्य की बात है कि बौद्ध धर्म का एक पंथ ऐसा भी है, एक शाखा ऐसी भी है जो आत्मा में विश्वास रखती है। तो जब मुझे प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे तब मैंने उनसे पलट कर यही प्रश्न पूछा था। मैं कहा प्रोफेसर साहब ये बताइए कि आपने ही मुझे पढ़ाया है कि बौद्ध धर्म के 3 आधारभूत तत्व हैं, दुख, अनंत और अनित्य है। इसी के आधार पर जो है पूरा का पूरा बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म जो है आधारित है। तो अब ये बताइए कि जब वो अनात्म की बात करता है, अनंत की बात करता है, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि एक कोई भी सेक्ट है, कोई भी संप्रदाय है, कोई भी वर्ग है जो कि आत्मा में विश्वास करता है और वो बौद्ध संप्रदाय है? तो उस पर जो है प्रोफेसर साहब चुप हो गए थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये सब बातें जो हैं, यानी कि कहें कि मतलब जो है अंदर चीज़ जो है कुछ और है और बाहर का जो लेवल है पैकेट का, वो बौद्ध अध्ययन का जो पैकेट पे जो लेवल है वो लगा रखा है। सर, आपको ये तो नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने बताया कि कुछ अध्यापकों ने प्रस्ताव रखा और जिस तरह से सर आपने बताया कि जो डीयू के वाइस चांसलर है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया, तो क्या लगता है कि बिना प्रस्ताव भेजे ये चर्चा का विषय बन गया?
देखिए, यही वाइस चांसलर साहब हैं, यही वो दिल्ली विश्वविद्यालय है जहाँ पर जो है यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, पूरे विश्वविद्यालय परिसर को जो है भगवा झंडों से पाट दिया जाता है। और इसी विश्वविद्यालय परिसर में जहाँ परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन, द सन, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जो है 300 साल के पिछले उनके इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट, इसके अलावा जितनी अगर हम तारीफ़ करें उस महामानव की उतनी कम है। उस महामानव की तस्वीर को, उनकी प्रतिमा को ढकने का काम किया जाता है, जो कि इस देश के लोगों को जो कि अंधकार में, अंधविश्वास में और पाखंड में फंसे हुए हैं, उनको रोशनी दिखाकर उनको अंधकार से बाहर लाने का काम कर सकता है। तो इनकी जो मानसिकता को नीलम जी समझ सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता है। इसलिए किसी भी सूरत में जो है ये जो अधर्म ग्रंथ हैं, बल्कि जो अभी अधर्म ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं, मैं तो ये चाहूँगा कि बहुजन समाज उनके खिलाफ एक आंदोलन जो है समाज के सामने प्रस्तुत करे। आंदोलन सफल होगा या नहीं होगा ये मैटर बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आंदोलन जब होता है तो आम आदमी जो है उसको जानने का प्रयास करता है। अभी किसान आंदोलन हुआ तो किसानों के कौन से बिल थे, कौन से कानून थे, जिनको काला कानून कह रहे थे, उसमें क्या बातें थीं, शायद ये इस देश के लोगों को कभी भी मालूम नहीं हो पाती। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ तो एक एक आदमी ने जो है उसको जानने का प्रयास किया, भाई क्या बात है, कौन सा काला कानून है, ये एमएसपी क्या है, ये मतलब जो है क्या इसको किसानों को हानि कर रही है, किस तरह से। इसीलिए जो है आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही सेंगोल स्थापित हुआ, आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही बाबा साहेब की प्रतिमा को संसद भवन से हटाने का काम किया गया, आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही दलितों की जो पुस्तकें हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से हटाने का काम किया गया, उस पर आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय में हवन और यज्ञ होते हैं, भगवा झंडे लगाए जाते हैं और मुख्य द्वार पर जय श्री राम लिखा जाता है, तो आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है। बहुजन समाज जो है इन बातों को इतना गंभीरता से लेने का प्रयास करे ताकि हर एक बच्चे को जो है मालूम हो सके कि ये पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ी लड़ाई है, जो आज से नहीं बल्कि सदियों चल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पानी में कंकड़ फेंकते हैं और उस पानी में जब कंकड़ फेंकते हैं तो उसका प्रभाव कैसा होता है वो देखते हैं कि उछाल कितना मारता है। तो हो सकता है अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस तरह से जो दिल्ली के प्रोफेसर्स है कुछ समूह बना, उन्होंने जिस तरह जो वाइस चांसलर उनके सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन वाइस चांसलर ने मना कर दिया है। हो सकता है कि वो डर गए हों, हो सकता है कि एक बड़ा आंदोलन ना खड़ा हो जाए, क्योंकि वाइस चांसलर तमाम विवादों में पिछले दिनों भी घिरे रहे हैं। तो साथियों अब देखना ये है कि आखिर इन लोगों की मानसिकता क्या है और जिस तरह से अभी ये प्रस्ताव पारित करने के लिए इन्होंने वाइस चांसलर के पास भेजा, क्यों भेजा, क्या मंशा थी, और वाइस चांसलर का जो निर्णय रहा उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मेरे सामने तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो साथियों हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिस भी साथी ने अभी तक NB News 24x7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार।